स्क्रीन शेयर हो जाए तो मैसेज करना। ओके। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने कैंडलिंग तक पढ़ा था। कैंडलिंग हमने समझा था। कैंडलिंग के दोनों ही डेज पढ़े थे कि कब कब की जाती है। आज जो हम पढ़ते हैं वो है जो है ना इंक्यूबेशन में कौन कौन से फैक्टर्स असेंशियल होते हैं। अब इंक्यूबेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें फर्टाइल्स जो एग होते हैं उनको रखा जाता है। जो है ना कुछ जो है ना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन ये मेंटेन की जाती है ताकि वो उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो सके। तो ये एक इंक्यूबेशन होता है। और जिस जो है ना किया जाता है, जिस चीज से जिस मशीन से किया जाता है उसको फिर इंक्यूबेटर कहा जाता है। ठीक हो गया? ये इंक्यूबेशन बात वही होती है। आर्टिफिशियली हम जो है ना उसकी रेयरिंग करवाते हैं, या आर्टिफिशियल मदर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो अभी उनमें क्या क्या चीजें होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें मेंटेन करने हैं इंक्यूबेशन में। अगर जो है ना चिकन को या एम्ब्रियो को ग्रोथ करवानी है तो अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे तो वो है ना वहां से जो है ना चिक सही से जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो नंबर वन क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। वो कितना टेम्परेचर होता है, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, बट आई होप सो कि आ जाए तो जो है ना ये भी चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कितना है इंक्यूबेशन पीरियड? वो 21 दिन का। तो हम 21 दिन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट 18 डेज। फर्स्ट जो 18 डेज होते हैं उनमें जो टेम्परेचर रखना होता है वो होता है 37.6 जो है ना सेल्सियस। 37.6 सेल्सियस। आपने फर्स्ट 18 दिन जो अंडे आपने या जो एग्स हैं फर्टिलाइज वो स्टोर किए हैं उनका जो टेम्परेचर आपने रखना है वो 37.6 रखना है। फर्स्ट 18 डेज की बात हो रही है। और जो लास्ट 3 डेज होते हैं इंक्यूबेशन के, जिसमें हैचिंग जो है ना पॉसिबिलिटी होती है कि अभी हैचिंग होने वाली है, चिकन जो है ना बिल्कुल कंप्लीट बन चुका होता है। तो लास्ट 3 डेज में फिर टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाता है, 37.2 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, ये जो है ना बुक के मुताबिक। तो ज्यादा अगर टेम्परेचर दिया जाता है तो वहां पे जो एम्ब्रियो होता है वो किल हो जाता है। अगर कम दिया जाता है इस रेंज से टेम्परेचर तो डेवलपमेंट स्लो होती है। ठीक है? तो ये टेम्परेचर हमें इस तरीके से मेंटेन करना होता है इंक्यूबेशन में। फर्स्ट जो 18 डेज होते हैं 37.6, और लास्ट जो 3 डेज होते हैं 37.2, ये 21 दिन टोटल इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कुछ बुक्स में जो है ना 37.5 भी आपको मिलेगा। ये एक जो है ना डिग्री की या 0.5 की ये वेरिएशंस होती हैं टेम्परेचर्स में। उसके बाद क्या है आता है हमारे पास जो है ना वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कितनी रखनी चाहिए? ये भी हम जो है ना 21 दिन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 18 डेज में ह्यूमिडिटी होती है 60%। कितनी होती है? 60%। ये इसको परसेंटेज में जो है ना मैयर किया जाता है ह्यूमिडिटी को। और लास्ट 3 डेज में 70% थोड़ा ज्यादा दिया जाए ताकि उसका एग का जो मॉइस्चर लेवल है वो जो है ना मेंटेन हो सके, ना वो डिहाइड्रेट हो और ना ही वो उसमें ज्यादा मॉइस्चर जो है ना आ सके। तो इनको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। बट जो है ना आइडियल जो होती है ना रेंज में, अगर पूछा जाए कि आइडियल इंक्यूबेशन में या अर्ली इंक्यूबेशन में कितनी दी जाती है, अगर रेंज में पूछा जाए ये तो 60 और 70 है। अगर रेंज में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, आइडियल तो आपने याद रखना है फर्स्ट 18 डेज में 55 to 65, ये आइडियल रेंज में है। ठीक हो गया? 60 करते हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी, बट अगर रेंज में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं स्टेटमेंट के नीचे इस फॉर्म में, तो आपने याद रखना है फर्स्ट जो 18 डेज होते हैं जो है ना 55 to 65% दी जाती है, और लास्ट में 65 to 70। ठीक हो गया? 65 to 70% लास्ट 3 डेज में ये रखी जाती है। बट इनमें रेंज होती हैं। तो कुछ किताबों में ये आपको वैल्यूज मिलेंगे, कुछ में ये आपको मिलेंगे कि फर्स्ट में 60 होती है और लास्ट में 70 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तीसरी जो इम्पार्टेंट है वो ये है आपकी पेपर के हवाले से, वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्पायरेशन 3 डेज पे इंक्यूबेशन के वो शुरू कर देता है एम्ब्रियो, थर्ड डे पे। तो जाहिर है वो कैसे करेगा? तब करेगा जब हम वेंटिलेशन अच्छी प्रोवाइड करेंगे। वेंटिलेशन क्या होती है? ये एग्स की जो है ना फ्रेश एयर नीड होती है जो दी जाती है ताकि एम्ब्रियो रिस्पायरेशन कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। तो ऑक्सीजन की आपने वैल्यू जरूर याद रखनी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है।
ये आपकी किसी में भी रेंज या उसमें नहीं आएगी, या ऑप्शंस में आपने डायरेक्ट याद रखना है। ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल इंक्यूबेटर में कितनी रखी जाती है? 21%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और पेपर में भी आपको ऐसे ही मिल सकता है। तो ये आपने याद रखना है। इंक्यूबेटर में पूछा जाए कि इंक्यूबेशन के दौरान ऑक्सीजन की लेवल कितनी होती है? 21% होती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कितना मेंटेन किया जाता है? 0.5%, बहुत ही कम। तो ये इसकी कंडीशंस दी हुई हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं है, बट हो सकता है ये भी जो है ना आ जाए। क्या है क्वेश्चन? कि फॉर एवरी 1% फॉल इन ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम 21%, हैचेबिलिटी फॉल्स 5%। मतलब क्या है इसका? कि इस रेंज से 21% से अगर आप 1% भी ऑक्सीजन कम करेंगे, तो जो हैचिंग होगी चिक्स की या एम्ब्रियो की एग में, वो 5% डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाती है। मतलब इतना ऑक्सीजन जो है ना वो क्या कहते हैं, रोल प्ले करती है। सर आता है यहाँ से क्यों? मतलब क्या था? क्वेश्चन समझ नहीं है। ठीक होगा, ये कंडीशंस दी हुई हैं, अगर 1%। हाँ, बता रहा हूँ, वेंटिलेशन में बता रहा था। वेंटिलेशन क्या होती है? एयर होती है ना, कि वो नॉर्मल जो एयर है बाहर की, उसके मुताबिक वो मेंटेन की जाती है इंक्यूबेटर में, ताकि एम्ब्रियो की ऑक्सीजन की जो नीड होती है, या रिस्पायरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की नीड होगी ना, तो ऑक्सीजन दी जाती है। तो उसका ये वैल्यू है कि 21% ऑक्सीजन मैंडेटरी है इंक्यूबेटर में, या इंक्यूबेशन के दौरान 21% ऑक्सीजन देनी होती है। सही हो गया। तो इसमें यह है कि अगर 1% भी कम होगी ऑक्सीजन 21 से, तो वो जो हैचिंग होगी वो 5% डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्लो होगी। वरना जो हैचिंग आपकी होने वाली थी 21 दिन में, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी। सही हो गया। तो मतलब यह रोल प्ले करता है ऑक्सीजन जो है ना बहुत ही ज्यादा। तो ये आपको जो है ना मिनिमम रेंज मेंटेन करनी है इंक्यूबेटर के दौरान। ये जो इंक्यूबेशन में काम करते हैं, इंक्यूबेटर से में कराची में एक बड़ा बना हुआ है, तो उन्हें सही होगा आइडिया इस चीज का। तो ये ऑक्सीजन लेवल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 होती है। सही हो गया। तो यहां से ये पूछ सकता है बस, और इसकी ऑप्टिमम लेवल कि ऑक्सीजन इंक्यूबेटर में कितनी दी जाती है? 21% दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5%। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर क्या है, पोजीशंस अभी कैसे सेट करनी होती है इंक्यूबेटर में एग की? एग्स की पोजीशन के जो है ना किस तरीके से सेट करनी होती है? अभी पोजीशन है कि क्या किस तरीके से सेट करने हैं? सेटर एंड हेचर ट्रे। ट्रे क्या होता है? वो चीज जिसमें अंडे वगैरह रखे जाते हैं। सही है, उसे ट्रे बोला जाता है। अभी सेटर क्या होता है? जो फर्स्ट 18 डेज, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट 21 दिन है टोटल, उनमें जो फर्स्ट 18 डेज हैं, ठीक हो गया, तो उनको जिस चीज में इंक्यूबेट किया जाता है एग्स को, उनको सेटर कहा जाता है। फर्स्ट 18 डेज, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको जो है ना क्लेरिफाई होना चाहिए यहाँ पे। सेटर क्या होता है? कि जो है ना इंक्यूबेट एग ड्यूरिंग अर्ली फेज या अर्ली डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18 डेज। फर्स्ट जो 18 डेज हैं, उनमें जिन अंडों को इंक्यूबेट किया जाएगा, जिस जगह पे किया जाएगा, उनको सेटर कहा जाता है। और जो लास्ट 3 डेज होते हैं, उनमें जिन जो है ना एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है, तो उनको कहा जाता है हेचर। ये आपने याद रखना है। सही हो गया। सेटर क्या होता है? फर्स्ट 18 डेज जहां पे एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है। और हेचर क्या होता है? लास्ट 3 डेज जहां पे एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है। तो ये सेटर और हेटर होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें जो है ना एग्स को रखा जाता है, और इनकी पोजीशन सेट करनी होती है। सही हो गया। बताने का सिर्फ मतलब ये था। इन सेटर, सेटर है ब्रैकेट में, आप देखें फर्स्ट 18 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, पहले 18 दिन जो इंक्यूबेशन के होते हैं उनको सेटर कहा जाता है। और उनमें कैसे एग्स की पोजीशन रखी जाती है? अपराइट पोजीशन, ब्रॉड इंड अपवर्ड। इसको इस तरीके से समझते हैं, वर्टिकली आपने एक पोजीशन देखी होगी इस फॉर्म में, यह वर्टिकल है, और यह होता है हॉरिजेंटल। सही हो गया। तो इस फॉर्म में अंडों को रखा जाता है वर्टिकली अपराइट पोजीशन में। फिर दूसरा जो है ना
और भी सिंपलीफाई करूं, ये ब्रॉड ईंट अपवर्ड का क्या मतलब है? जो एक टिप होती है एग्स की ना, इस फॉर्म में आपको नजर आएगी अंडे की, ये टिप है। ये समझ रहे हैं आप? ये टिप जो एग्स का जो बाहर वाला शेल होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टर्न आपको नजर आएगा। ये टिप होती है इसकी, ब्रॉड ईंट अपवर्ड। ये समझ रहे हैं जो अभी मैंने बनाई है ये वाली? थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से अंडे का जो शेल होता है आपको ऐसे टर्न फॉर्म में नजर आएगा। समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूँ वो स्ट्रक्चर बताऊं बनाऊं। अंडा अगर आप देखेंगे तो उसका जो बाहर वाला एक ओवल शेप होती है ना, इस तरीके से, ठीक हो गया? तो हल्की सी आपको ऊपर से टर्निंग नजर आएगी इस फॉर्म में, इस तरीके से ऐसे, ठीक होगी, ये टर्निंग होती है। थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो उससे जो है ना, उसे क्या करते हैं अपराइट पोजीशन। तो ये जो टर्निंग वाला है, जो जिसकी मैंने आपको बताई कि ये टिप होती है जो, इसको ऊपर रखा जाता है इस फॉर्म में, ये टर्निंग जैसे है। ये फिर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा बना के, बनेगा नहीं मुझसे, बट आइडिया आपको थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखें, ये फार सपोज अंडा नहीं है, बट ये अंडा आप माने, थोड़ा सा ये जो मुड़ा हुआ चीज है, ये कह रहा हूं ब्रॉड इंड अपवर्ड, तो ये ऊपर की तरह होगा, बाकी इसका फेस नीचे की तरह होगा। तो इस फार्म में जो है ना अंडों को रखा जाता है फर्स्ट 18 डेज में, या हेचर, सॉरी, जिसे सेटर कहा जाता है। सही होगा? ये आपने याद रखना है, ब्रॉड इंड अपवर्ड। सही है? ताकि एयर को जो एम्ब्रियो वगैरह है यहाँ पे, इसको ब्रीथिंग अच्छे से मिल सके, या एयर अच्छे से जो है ना वहां जा सके। और लास्ट जो 3 डेज होते हैं हेचर के, वहां पे इंक्यूबेशन में जो है ना एग्स को किस तरीके से रखा जाता है? हॉरिजेंटल पोजीशन में। हॉरिजेंटल मैंने आपको बता दी इस फॉर्म में, ये हॉरिजेंटल है, तो इस तरीके से अंडों को रखा जाता है उस ट्रे में, और 3 डेज तक इस तरीके से रखा जाता है। ठीक हो गया? ये होते हैं लास्ट 3 डेज में। फर्स्ट 18 डेज में ये वर्टिकली सीधे रखे जाते हैं ऊपर की तरफ, और लास्ट 3 डेज में हॉरिजेंटल। ठीक है? ये था, जस्ट इनकी पोजीशंस इस तरीके से सेट की जाती है। टर्निंग, टर्निंग क्या होता है? टर्निंग में जो है ना एग्स की पोजीशन को चेंज किया जाता है बार बार इंक्यूबेशन के दौरान। एग्स की पोजीशन को बार बार चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? ताकि जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है वो शेल मेम्ब्रेन से स्टिक ना हो जाए। ठीक है? उससे जो है ना स्टिकिंग ना हो जाए, इसलिए उसको बार बार जो है ना एक मशीन होती है, उससे टर्न किया जाता है एग्स को, उसको बोला जाता है टर्निंग ऑफ एग्स, और ये भी नेसेसरी होती है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। तो इसकी क्वेश्चन क्या आ सकता है? एंगल पूछी जा सकती है 45 डिग्री पे। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, और ये आ सकता है कि जो है ना ड्यूरिंग इंक्यूबेशन टर्निंग ऑफ एग्स जो है ना किस एंगल पे किया जाता है? 90 डिग्री होती है एक, आपने पढ़े होंगे 45 डिग्री होती है मैथमेटिक्स में। तो आपने याद रखना है ये 45 डिग्री पे उसको टर्न किया जाता है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके। ठीक है? ये 45 डिग्री कि इस तरीके से थोड़ा उसको जो है ना, अंडे जो इंक्यूबेटर में जो हेचर में एंड सॉरी सेटर में मौजूद होते हैं अंडे, उनको क्या किया जाता है? एक मशीन से टर्न किया जाता है, ताकि वो स्टिक ना हो सके। ठीक है? तो ये टर्निंग होती है 45 डिग्री। अभी 45 पे वो करते हैं या नहीं करते हैं, आपका नहीं जाए, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने 45 बताना है। सही हो गया? तो वहां पे क्या होता है, आपने जो है ना वहां पे ना काम किया है, और ना ही आपने वहां का माहौल बताना है। 45 डिग्री। सही है? क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट एम्ब्रियो स्टिकिंग टू द शेल मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो उससे जो है ना चिपक ना जाए शेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो अंडे में मौजूद होता है। तो इसलिए उसकी टर्निंग की जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? कितने टाइम्स की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 टाइम्स अ डे। फर्स्ट 18 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, ये भी आपने चीज याद रखनी है। पहले जो 18 दिन हैं, जिनको सेटर कहा जाता है, उनमें आपने 8 दफा दिन में ये टर्निंग करनी है। ठीक हो गया? लास्ट 3 डेज में नहीं करनी है। फर्स्ट 18 डेज जिसको सेटर हमने बोला था, जस्ट आपने उनमें टर्निंग ये करनी है। सही होगा? कितनी टाइम्स करनी है? दिन में 24 घंटों में 8 दफा आपने उसकी टर्निंग करनी है 45 डिग्री पे। अगर नहीं करेंगे तो जो हैचिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, या जो चिक प्रोड्यूस होगा वो अ, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। सही होगा? ये भी मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? टर्निंग किस जो है ना एंगल पे की जाती है? 45 डिग्री पे। और जो है ना कितने टाइम की जाती है? 8 टाइम्स की जाती है। और जो है ना फर्स्ट 18 डेज में या लास्ट 3 डेज में कब की जाती है? तो आपने याद रखना है जस्ट फर्स्ट 18 डेज में
की जाती है। क्योंकि एम्ब्रियो अगर स्टिक कर लेगा ना तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह स्टॉप हो जाती है, या उसकी ग्रोथ डाय भी हो सकता है, तो इसलिए उसको टर्न किया किया जाता है ताकि वो आगे पीछे मूवमेंट करता रहे, एक जगह पे रुक ना जाए, क्योंकि वो छोटा सा एम्ब्रियो होता है। सही हो गया, तो 8 टाइम्स की जाती है फर्स्ट 18 डेज में, ये आपने याद रखी। यहाँ तक ये इंक्यूबेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़े। अभी एक की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है, वो सब बता देता हूं, बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हा यूनिट, हा यूनिट किससे कहा जाता है? अल्ब्यूमिन की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ये यूनिट है जिसका नाम है हा यूनिट। ठीक हो गया। ये क्या होता है कि अल्ब्यूमिन की हाइट को मेजर किया जाता है, अंडे वगैरह को तोड़ के उसमें जो अल्ब्यूमिन वाइट पोर्शन होता है इसकी हाइट को मालूम किया जाता है। तो जो है ना उसमें देखा जाता है कि जो है ना फ्रेश या बेटर एक क्वालिटी का कौन सा है। तो ये जो है ना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट पूछ सकता है कि हाँ यूनिट से क्या मालूम किया जाता है? अल्ब्यूमिन की क्वालिटी मालूम की जाती है, बस आपको इतना बताओ। ठीक है, पेपर के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ यूनिट से क्या मालूम किया जाता है, योग मालूम किया जाता है, एल्ब्यूमिन किया जाता है, शेल मेम्ब्रेन की जाती है, तो आपको जस्ट इतना बताओ कि यहाँ से अल्ब्यूमिन की क्वालिटी को मेजर किया जाता है। वो दिया है क्या है, स्टैंडर्ड चिकन है कि 72, मतलब ये रेशियो है। मतलब एग वगैरह को गिलास वगैरह या किसी प्लेट में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, फिर जो है ना उस अल्ब्यूमिन को माइक्रोमीटर वगैरह से जो है ना उसकी हाइट को मेजर किया जाता है। तो जो है ना जिसकी जो हाइट ज्यादा होगी वो फ्रेश क्या कहलाता है? अंडा कहलाता है। सही है, तो ये भी एडवांस चीजें पेपर के हवाले से। जस्ट आपको इतना बताओ कि आ यूनिट से अल्ब्यूमिन की क्वालिटी। अभी योक इंडेक्स, योक तो नाम से ही जाहिर है, तो योक इंडेक्स से क्या होगा? योक की क्वालिटी को मेजर किया जाता है, तो उससे योक इंडेक्स कहा जाता है। यह भी जो है ना क्या होता है कि हाई योग जिसकी होगी इंडेक्स, वो हाईली फार्म राउंडेड एग होगा, इस तरीके से। तो योग की क्वालिटी को मतलब मालूम करने के लिए किया जाता है। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 0.50 ये रेंज होती है। ये जो है ना इसको मालूम कैसे करते हैं? योग की हाइट और योग की विड्थ को डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है वो उसकी क्वालिटी का होता है। ठीक हो गया, तो इस रेंज में ये आना चाहिए। ये रेंज है 0.40 to 0.50। इस रेंज में ये अगर आएगा तो वो योग अच्छी क्वालिटी का होगा। बट ये भी आपने फार्मूले याद नहीं करने, बस इतना पता हो हाँ यूनिट से अल्ब्यूमिन की क्वालिटी, योग इंडेक्स से योग की क्वालिटी को मेजर किया जाता है, बस। बाकी ये एग शेप इंडेक्स, एग शेप है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है ना अंडे की शेप क्या है उसको मालूम करने, क्योंकि शेप मुख्तलिफ होती है, राउंड भी होता है, ओवल शेप भी होती है, एलोंगेटेड, ये डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो जो है ना कौन सी शेप है ये भी जो है ना मालूम करने के लिए वर्नियर क्लेप कैलिपर्स का यूज किया जाता है। जो है ना एग शेप इंडेक्स, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम लेंथ इनटू 100, ये सारा काम एक्स पे होता है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यू किस तरीके से है। बस आपने नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मल जो चिकन का एग है उसकी शेप क्या है, तो आप वो अपने पास या नोट डाउन कर लें या याद कर लें, वो होती ओवल शेप। ओवल शेप ये आप याद रखें, ये ओवल शेप होती है, जिससे इलेप्टिकल शेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेप्टिकल शेप। अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी। अगर पूछ ले ना कि एक शेप जो है ना नॉर्मल एक चिकन के एग की क्या होती है, ओवल शेप, या जिसे इलेप्टिकल शेप कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये फिर वैल्यूज दिए हुए हैं उनकी, अंडे की विड्थ एंड लेंथ को मेजर किया जाता है, फिर उनके ये वैल्यूज आएंगे तो ये राउंडेड होगा फलां, ये आपने याद नहीं रखना है। सही है, तो आपको नॉर्मल चिकन के एग की शेप का पता हो, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद ये शेल स्ट्रेंथ के, शेल कितना जो है ना स्ट्रेंथ है या वो एबिलिटी है उसमें एक शेल में, ताकि वो फोर्स वगैरह को जो है ना रेजिस्ट कर सके, उसको मालूम किया जाता है। ये स्क्रू गेज होते हैं, उनकी मदद से उनको देखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग, इसमें क्या होता है कि जो है ना इसमें रेशो दिए देखा जाता है एक वेट का, कि वो वाटर से रिलेटेड कितना है। सिंपली अगर मैं बताऊं, ये फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी है, इससे जो है ना इसको मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये भी यहाँ पे भी जो है ना जो है ना एग्स की फ्रेशनेस देखी जाती है। मतलब एक कंटेनर है या कोई चीज है, पॉट वगैरह है, उसमें पानी भर दिया, उसमें अंडे फेंके जाते हैं, कि अगर जो अंडा सिंक कर गया वो अंडा फ्रेश होता है, अगर जो ऊपर तैरता है फ्लोट करता है
तो वो कहा जाता है कि ये अच्छा अंडा नहीं है। ठीक है, तो ये अंडे एग्स के ऊपर जैसे लिखा हुआ तो उनकी क्वालिटीज को जो है ना देखने के लिए ये चीजें, ये आप इंक्यूबेटर्स में उनमें ये चीजें होती हैं जो मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इतना ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है यहाँ से, बस ये आपने याद रखना है। हाई यूनिट, इनसे एल्ब्यूमिन की क्वालिटी, यॉक से यॉक, और एक शेप में जो आपको बताया ओवल शेप या एलिप्टिकल शेप, ये दो वर्ड्स आप जहन में बिठाएं, कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। अभी आते हैं नोट में। यहाँ पे क्या चीज है कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ 58 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड एग ऑफ चिकन इज 230 मिलीग्राम mg। ये भी आपने एमसीक्यूज है, एक डायरेक्ट एमसीक्यूज है कि 58 जो अंडे, 58 ग्राम्स जो चिकन के एक का अंडा है उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, वो होता है 230 मिलीग्राम। ठीक हो गया। तो कहाँ पे पाया जाता है, जो योक होता है आपको बताया था, ये क्या होता है, फैटी लेयर होती है जो है ना चिकन्स में, योक योक मेम्ब्रेन। तो वहां पे जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है ये क्या होते हैं, फैट्स होते हैं या जिसे लिपिड्स कहा जाता है, जो फूड वगैरह में मौजूद होते हैं। तो जो भी जो है ना जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा तो उन्हें कहा जाता है कि ये अंडा वगैरह ना खाएं, क्योंकि उनमें योक योक में ये मौजूद होता है। और कितना होता है, 230 मिलीग्राम। तो ये पूरी डिटेल में फिर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि चिकन के एग में कोलेस्ट्रॉल की कितनी तादाद है, 230 mg, 230 मिलीग्राम। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये फैट्स होते हैं। अभी अल्ब्यूमिन के ना चार लेयर होते हैं। अल्ब्यूमिन जो हमने पढ़ा वाइट पोर्शन होता है एग का, जिसे अल्ब्यूमिन कहा जाता है, जिससे कौन सीक्रेट करता है या सिंथेसिस करवाता है, मैग्नम करवाता है। इसके होते हैं चार लेयर, चारों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आपने याद रखना है, कौन कौन से नाम बता देता हूं, आउटर थिन, आउटर थिक, इनर थिन, इनर थिक, ये चार लेयर्स होते हैं अल्ब्यूमिन में। सही होगा। अल्ब्यूमिन क्या करता है, ये सराउंड करता है ना, जो योक होता है उसके सराउंडिंग में होता है ये अल्ब्यूमिन। तो इसके फिर चार लेयर्स होते हैं, आउटर थिन, आउटर थिक, इनर थिन एंड इनर थिक। सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक आपने नाम याद रखना है, इनर थिक लेयर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, क्लाजीफेरस लेयर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये भी आपने याद रखना है कि ये अल्ब्यूमिन के कौन से लेयर में मौजूद होता है, वो होता है इनर थिक लेयर में मौजूद होता है। क्यों होता है, ये क्या करता है, ये जो योक अपनी पोजीशन में, येलो पार्ट एग में अपनी पोजीशन में होता है ना, तो ये उसको हैंडल करता है। ठीक हो गया, ताकि योक सेंटर पर ही रहे। तो ये उसको काबू करके बैठता है क्लाजीफेरस लेयर, ताकि अगर कोई शॉक वगैरह आ जाता है या कोई भी टर्निंग के दौरान कोई भी चीज ऐसी हो जाती है अंडों में, तो क्या होता है कि ये जो अल्ब्यूमिन का लेयर होता है क्लाजीफेरस लेयर, ताकि योग को नुकसान ना पहुंचे, तो ये योग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है कि क्लाजीफेरस लेयर अल्ब्यूमिन के कौन से लेयर में मौजूद होता है। ठीक है, वो आपने याद, इनर थिक, ये नाम देखो ना सेम है सारे। तो एमसीक्यूज में ये चारों ऑप्शन में आ सकते हैं, आउटर थिन, आउटर थिक, इनर थिन, और थिन एंड इनर थिक। तो आपने याद रखना है जो इनर थिक लेयर है उसमें ये क्लाजीफेरस लेयर मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, ये योग को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखता है, या जो है ना पकड़ के रखता है, बस। ये आपने क्लासीफेरस लेयर समझना है कि ये कहाँ पे होता है, इनर थिक लेयर में मौजूद होता है। उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर से कम जो होता है एम्ब्रियो की जो है ना डेवलपमेंट नहीं होती है एग में। ठीक हो गया, फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इज अरेस्टेड, इट इज वैल्यू 21.1 और 70 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर सका, मतलब ये अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वहां पे टेम्परेचर की फार सपोज ग्रोथ रहेगी नहीं, या वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इसमें भी कुछ वेरिएशन है, कहाँ पे 21 मिलेगा आपको, कहीं पे 24 मिलेगा। तो जो है ना, अगर इससे कम होगा तो वो क्या कहते हैं, एग जो होगा वो डोरमेंट हो जाएगा या पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। इससे ज्यादा दिया जाता है, कहने का मतलब क्या है कि इससे टेम्परेचर ज्यादा दिया जाता है। जैसे हमने इनक्यूबेटर में कितना दिया था आपको बताया, 37.6। ठीक हो गया। तो इससे कम आपने नहीं आना है, या इस रेंज में आपने नहीं आना है, तो इससे आपने अबोव जाना है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। तो ये टेम्परेचर होता है जिससे फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ तक टेम्परेचर आ गया
तो वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसको इसलिए कहा जाता है फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। बेस्ट एज ऑफ डीबेकिंग जो होती है ये दो डे ओल्ड चिक्स, एंड टाइम ऑफ मेरेक्स डिजीज वैक्सीनेशन का ये भी डे ओल्ड चिक्स पे की जाती है। ठीक हो। जो उसकी बीक होती है उसको रिमूव करने को डीबेकिंग कहा जाता है। सही हो गया। जो उसकी टिप होती है बीक की, चिकन की, उसको पार्शियली रिमूव किया जाता है। जैसे चिक निकलता है डे ओल्ड पहले दिन का होता है, उसकी सबसे पहले बीक को रिमूव किया जाता है। दूसरी उसको मैरेक्स डिजीज की वैक्सीन लगाई जाती है। बीक को क्यों रिमूव किया जाता है कि ताकि आगे चल के, हम कंडीशन अभी पढ़ेंगे कैनिबलिज्म, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बर्ड्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को जो है ना बाइट करते हैं। सिंपल ही समझिए, या उससे इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, या फीदर्स एक दूसरे के जो है ना खाते रहते हैं। तो इस सेंस में ताकि उसकी बीक जो होती है अपर पार्ट, उसको रिमूव किया जाता है ताकि वो किसी और चिक को नुकसान ना दे सके। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है कि बेस्ट एज क्या है डी बीकिंग की, वो आपने याद रखना है। फर्स्ट डे ऑप्शन में आए या डे ओल्ड चिक, ठीक है, फर्स्ट डे पे की जाती है। और टाइम ऑफ मेरेक्स डिजीज, ये भी डे ओल्ड चिक्स जो होते हैं फर्स्ट डे पे उसमें की जाती है। ये हम पढ़ेंगे वायरल प्रॉब्लम जो है ना, ईटिंग में भी प्रॉब्लम होता है बिल्कुल। जी जी। तो इसको इसलिए रिमूव किया जाता है। ठीक है। मेरेक्स डिजीज ये हम जब बीमारियां पढ़ेंगे इनकी, ये वायरल प्रॉब्लम है। चिक्स चिक्स में हर्प्स वायरस से होता है, जिसमें पैरालाइसिस हो जाता है, चिकन्स ट्यूमर हो जाता है, या इम्यून सप्रेशन भी हो जाती है। तो उनके लिए जो है ना ये वायरल प्रॉब्लम है मेरेक्स डिजीज का, जो है ना इसका डायरेक्ट ये बस वैक्सीन का ही पूछा जाता है, फर्स्ट डे या डे ओल्ड चिकन्स। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। ब्रॉयलर वैक्सीनेटिंग ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रूडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हीट टू चिकन अंटिल दे बिकम वेल फीदर्ड। ठीक है, ये होता है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना हीट लाइट या केयर की जाती है जो न्यूली हैच्ड चिक्स होते हैं जो मार्केट से आते हैं उनको, ताकि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, उसकी ग्रोथ वगैरह को। तो इस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। आपने देखा होंगे ये आर्टिफिशियल ब्रूडर्स भी यूज होते हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ताकि उसको हीट वगैरह दी जाए या लाइट वगैरह दी जाए ताकि वो ग्रो कर सके, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। अभी ब्रूडिंग दो तरीकों से होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल तो ब्रूडी हैन होती है खुद, जो अंडों के ऊपर बैठती है, या चिक्स जैसे वो हैच होते हैं उनके ऊपर बैठती है हैन, देसी हैन जिन्हें कहा जाता है। तो वो केयर करती है अपनी चिक्स की, उनके ऊपर बैठती है ताकि उनको जो है ना टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, और प्रोटेक्शन भी उसकी वो खुद करती है। तो जैसे आप देखेंगे कोई हैन वगैरह जिसने अभी चिक्स दिए हैं, तो आप उनके चिक्स के करीब जाएंगे तो वो आपसे लड़ने लगेगी, तो वो जो है ना चिक्स को प्रोटेक्ट करती है। तो वो नेचुरली ब्रूडिंग होता है। दूसरा अभी आर्टिफिशियल भी होता है, जिससे जो है ना हैंड तो प्रोवाइड नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल ब्रूडर क्या होता है, जिसमें आप खुद हीट लाइट और प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करते हैं ताकि उन चिक्स को जो है ना आप प्रोटेक्शन भी दे सकें, उनके टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन कर सके। मतलब लाइट वहां पे सेट की जाती है, ये जो हुवर होता है जहाँ से हीटर वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। पोल्ट्री फार्म्स में ये होता है। ठीक हो गया, ताकि उनको मेंटेन किया जाता है। ये हम पढ़ते हैं अभी आर्टिफिशियल ब्रूडर। इसमें फिर 250 ये वो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आर्टिफिशियल ब्रूडर जैसे फर्स्ट जो वीक होता है ना, या क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए चिक्स को पोल्ट्री फार्म्स में जो न्यू चिक्स आते हैं, न्यूली है चिक्स, उनको एक अलग जो है ना क्या कहते हैं जगह पे रखा जाता है जिनको ब्रूडर एरिया कहा जाता है। वहां पे उनका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया जाता है ताकि वो 10-12 दिन या एक डेढ़ हफ्ता हो जाता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो वो फिर हो जाता है, उसको आर्टिफिशियल ब्रूडर होता है, ताकि हीटर वगैरह वो होता है वो चलाया जाता है। या जैसे चिक्स फार्म पे आते हैं उससे पहले ये जो हीटर होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर, और वो आपने ब्रूडर का टेम्परेचर याद रखना है जस्ट, बाकी कोई चीज याद नहीं रखनी। एमसीक्यूज आपका वहां से आ सकता है। ठीक हो गया। कौन कितना टेम्परेचर होता है जो फर्स्ट वीक में चिक्स आते हैं उससे पहले ही ये सेट करना होता है। वो कितना होता है आपने याद रखना है, 95 फ़ारेनहाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
कि आर्टिफिशियल ब्रूडर में टेम्परेचर फर्स्ट वीक का कितना होता है, 95 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में ना दे, वो सेल्सियस में दे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए अभी सेल्सियस का भी इधर ही पढ़ लेते हैं कि सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री। कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कभी कभी वो फ़ारेनहाइट यूज नहीं करता है ना, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है, फ़ारेनहाइट में होगा 95 और सेल्सियस में होगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर चिक आने से पहले आप देखेंगे पोल्ट्री फार्म्स में जो है ना, मेंटेन उस रूम का टेम्परेचर किया जाता है चिक्स आने से पहले। तो चिक्स आते हैं तो उनको इतना टेम्परेचर दिया जाता है, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट को इतना वो नहीं कर सके, क्योंकि फर्स्ट डे पे उनको लेके आते हैं। बाकी क्या होता है, सेकंड वीक में फिर 5 5 फ़ारेनहाइट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। जैसे सेकंड वीक में 90 रखेंगे, थर्ड में 85, फोर में 80, फिर लास्ट में ये 5 to 8 वीक्स ये ब्रॉयलर की जो है ना, यहाँ तक इतनी रेयरिंग होती है। तो ये सारे के याद नहीं रखने हैं, आपने डायरेक्ट फर्स्ट वीक में ये टेम्परेचर याद रखना है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है, काफी बुकलेट्स पोल्ट्री में काफी उन्हें निकाला है ये एमसीक्यूज ना, तो वहां से आपको पता है एसपीएससी उठा लेता है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल ब्रूडर में फर्स्ट वीक का टेम्परेचर कितना होता है, 95 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, बस फर्स्ट वीक का टेम्परेचर। 4 मिनट है, इन ब्रीड्स को पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी ये 4 क्लासेस हैं पोल्ट्री ब्रीड्स की, यहाँ से रिटर्न में क्वेश्चन नहीं आता है, बट इंटरव्यूज में ये पूछते हैं। क्या क्या है, अमेरिकन ब्रीड्स, मेडिटेरियन ब्रीड्स, इंग्लिश ब्रीड्स, एशियाटिक ब्रीड्स। इंडियन को तो छोड़ दें आप, जो है ना, ये आपने 4 क्लासेस ध्यान में बिठाना है। अमेरिकन ब्रीड्स में कौन कौन सी हैं, ये कभी एमसीक्यूज में नहीं आए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बट हो सकता है कहीं पे भी आ जाए, तो फिर वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोड आइलैंड रेड, ये एक जो है ना रियासत है, स्टेट है यूएसए की, रोड आइलैंड, बहुत ही छोटी सी स्मॉल स्टेट है रोड आइलैंड, तो उनके नाम से ये उनकी ब्रीड्स का नाम है रोड आइलैंड रेड, न्यू हेमिशायर, प्लेमोथ रॉक, जर्सी ब्लैक एंड। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम आप जहन में बिठाएं, अगर पेपर में आ जाता है तो ये हैं अमेरिकन ब्रीड्स, रोड आइलैंड रेड, न्यू हेमिशायर, प्लीमोथ रॉक। ठीक हो गया। मेडिटेरियन ब्रीड्स कौन सी हैं, लेगोर्न आपने याद रखना है, वाइट लेगोर्न जिसे कहा जाता है, मिनोरका एंड एंडुलेशन। ठीक हो गया, एंडुलेशन, ये 3 आपने नाम याद रखने, लेगोर्न, मिनोरका एंड एंडुलेशन। ये है मेडिटेरियन का मतलब है, ये मेडिटेरियन सी है यूरोप में, उसके नाम से वहाँ की मतलब रीजन पे, जैसे यहाँ पे इंडस रिवर पे मोहनजोदड़ो की आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो इंडस रिवर बुक्स में लिखा होगा ना कि इंडस रिवर की बैंक पे उसकी जो है ना वहाँ पे मौजूद है। तो ये इस तरीके से इनके नाम यूज किए गए, मेडिटेरियन सी है तो यूरोप में, तो इसलिए, बट आपने याद है ये यूरोप से हैं। ठीक है, मेडिटेरियन जो है ये यूरोप से हैं। लेगोन जो है ना, मिनोरका एंड एंडुलेशन। इंग्लिश में कौन सी आती हैं, कॉर्निश, आस्ट्रालोप, सोसेक, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं। डोरकिंग ये इतना यूज नहीं होता है। सोसेक, कॉर्निश, ये कहाँ की हैं, ये इंग्लिश ब्रीड्स हैं, इंग्लैंड वगैरह से हैं ये। ठीक हो गया। एशियाटिक, लैंगशन, ब्राह्मण, कोशिन और असील, ये हमारे पास भी है इंडियन ब्रीड्स में, तो ये इनके नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आता है, 2 मेडिटेरियन से और इंग्लिश से। क्यों आता है, क्योंकि ये आपने याद रखना है, वाइट लेगोन इज द बेस्ट लेयर ब्रीड इन द वर्ल्ड। एमसीक्यूज ये है असल में। ठीक हो गया, आपको पता चल गया लेगोन कहाँ की है, मेडिटेरियन क्लास में आती है। और ये क्या है, बेस्ट लेयर। लेयर हमने ऊपर पढ़ा था पहली क्लास में कल, कि ये एग प्रोडक्शन, जो बर्ड्स होते हैं जो एग देते हैं उनको कहा जाता है लेयर। तो एग्स प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, वो है वाइट लेगोन, जो मेडिटेरियन क्लास की है। और ब्रॉयलर के लिए कौन सी है दुनिया में अच्छी ब्रीड, वो है कॉर्निश। ठीक हो गया, ये 2 नाम आपने जहन में बिठाने हैं, लेगोन लेयर की बेस्ट ब्रीड है, और कॉर्निश जो है ये ब्रॉयलर की बेस्ट ब्रीड है। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज आपने जहन में बिठाना है। ऑल पोल्ट्री ब्रीड्स, अगर क्लास खत्म हो जाए तो आपने फिर दोबारा ज्वाइन करना है, ये लाइन पढ़ते हैं बस। ऑल पोल्ट्री ब्रीड्स लेड ब्राउन टिंटेड एग्स वाइल मेडिटेरियन ब्रीड्स लेड वाइट शेल्ड एग। तो मेडिटेरियन है जैसे लेगोन, मिनोर का, एंडुलेशन, एंडुलेशन, फिर ब्लू कलर का शेल होता है उनके ऊपर। तो ये बताता हूँ, तो इनका जो शेल होता है बाहर एग का, ये वाइट कलर का होता है मेडिटेरियन का, बाकियों का थोड़ा सा हल्का ब्राउन होता है। सही हो गया।
ये एमसीक्यूज नहीं है वैसे, बट आ भी सकता है कि ऑल पोल्ट्री ब्रीड्स लेड ब्राउन टेंटेड एग्स जो है एक्सेप्ट आ जाए। तो आपने याद रखना है जो मेडिटेरियन है वो वाइट देती है, बाकी सारी ब्राउन कलर का अंडा देती है, मतलब उनका शेल जो होता है बाहर का वो ब्राउन कलर का होता है। लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है ताकि ये थोड़ा बता के फिर खत्म कर दें, अभी बीच में कट जाएगा।